हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार का इतिहास और कला संस्कृति के बारे में बताया था और आज मैं आपको बिहार के धार्मिक आंदोलन और कला एवं संस्कृति के बारे में बताऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। गया में कुछ महिलाएं भी व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। इनमें प्रमुख थी प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि। 25 अक्टूबर 1946 को पटना, छपरा और अन्य नगरों में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध में हड़ताल रही। 26 अक्टूबर 1946 को छपरा में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। जहानाबाद, बांका, भागलपुर जैसे अन्य स्थान भी दंगे के चपेट में आ गए। 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये देखिए दिया हुआ है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 1947 में जनवरी के तीसरे सप्ताह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। श्री जयरामदास दौलत राम ने बिहार के प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल श्री जयरामदास दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अब आइए धार्मिक आंदोलन और कला एवं संस्कृति के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल आध्यात्मिक उन्नति का काल माना जाता है। आध्यात्मिक मतलब समझते हैं, आध्यात्मिक होता है जैसे कि आदर्शवाद, ठीक है, जो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। धार्मिक संप्रदाय में जैन एवं बौद्ध धर्म प्रमुख थे, है ना। जैन के थे ना महावीर और बौद्ध गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडलग्राम नामक स्थान में हुआ। महावीर के पिता का नाम थे सिद्धार्थ और वे ज्ञातक वंश के थे। महावीर के देहावसान 468 में पाप पूर्व में मृत्यु हो गई। महावीर के अनुयायी के बाद 2 संप्रदाय में बट गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर और नग्न रहने वालों को दिगंबर बोलते थे। भारत के उत्तर नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में 563 ईस्वी में गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ। पहले ये सिद्धार्थ के नाम से ही जाने जाते थे, मगर इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। देखिए, सिद्धार्थ के पिता का नाम सूर्योदय तथा कपिल वस्तु के एक क्षत्रिय शासक थे। माता का नाम महामाया थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन गया के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुई, तभी ये सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहता है। और जब गृह त्याग किए थे तो महाभिष्क्रमण बोलते थे। और जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध की। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में नदी गौतम बुद्ध का निर्माण हो गया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पहले सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताजवटीज बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। बिहार की चिश्ती, कादिर, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी आदि सिलसिलों के संत सक्रिय रहे, परंतु सर्वाधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त हुई। फिरदौसी सिलसिलों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे। मखदूम मनेरी का जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ। मखदूम मनेरी का निधन 1381 में बिहार शरीफ में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय बिहार के संबंध में रहा था। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बम राजा। ब से ब्रह्म समाज, र से राजा राम मोहन राय संस्थापक यानी। राजा राम मोहन राय के सहयोगी के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई। डॉक्टर श्री कृष्णनंदन घोष द्वारा भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। बिहार के भागलपुर में यह पहली शाखा थी, परंतु शीघ्र ही पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और अन्य नगरों में भी इसकी शाखा खोली गई। आर्य समाज की स्थापना के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी
बिहार की यात्रा की 1875 में। पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा, दयानंद सरस्वती की यात्रा क्रम में शामिल थे। बिहार में पहला आर्य समाज 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ था। रामकृष्ण मिशन का भी प्रभाव बिहार में रहा था। रामकृष्ण परमहंस द्वारा 1868 में और स्वामी विवेकानंद द्वारा 1886 में, 1890 और 1920 में बिहार की यात्रा की गई। 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में जमशेदपुर यानी वर्तमान झारखंड में पड़ता है ये स्थापित हुई। पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1922 में खुली। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक में कर्नल ऑलकाट और एनी बेसेंट ने 1894 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। बिहार में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा थे। पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा एक दशक तथा थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के मुसलमानों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरिया के रूप में 1921 में स्थापित हुआ। इमारते शरिया के संस्थापक मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे। इमारती शरिया का मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में है। बिहार में गंगा के उत्तर का विदेह नामक प्रांत इतिहास के उषा काल से ही ज्ञान तथा संस्कृति का केंद्र रहा। उपनिषद काल में विद्रोह, ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का एक महान केंद्र था। बिहार में कला का परिचय मौर्य काल से मिलता है। बिहार में कला का मौर्य काल से बिहार में मौर्य काल का विभिन्न रूप वास्तुकला और मूर्तिकला भी देखने को मिलता है। वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना पटना के कुम्हरार गांव से मिलता है, जहां 80 स्तंभों से बना एक विशाल कक्ष मिला है। कुम्हरार पटना है जो स्तंभों का निर्माण 81 शिलाओं को तराशकर किया गया। कुम्हरार के स्तंभों की बनावट पर ईरानी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों के अवशेष बिहार में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला है लोरिया नंदगंज, पश्चिम चंपारण में पड़ता है। लोरिया अरेराज, पश्चिम चंपारण में। रामपुरवा, पूर्वी चंपारण। वसाड़, वैशाली। बिहार में स्थापित अशोक के स्तंभों का निर्माण चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से किया गया है। बिहार में प्राप्त अशोक के स्तंभों के शीर्ष आकृति पर सांड बैलों की आकृति है। मौर्य काल की मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति है, जिसे स्त्री रत्न की संज्ञा दी गई है। वर्तमान समय में यक्षिणी की मूर्ति पटना संग्रहालय में सूचित है। पटना के लोहानीपुर से जैन पुरुषों की 2 नग्न मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इनका निर्माण जैन शैली के कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। गया के निकट बराबर की पहाड़ियाँ की गुफाएं मौर्यकालीन स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। बिहार राज्य में हुई बौद्ध संगतियाँ, जैसे पहला प्रथम संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और द्वितीय 383 में, तृतीय 251 में। एक चतुर्थ हुआ था तो वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसका प्रथम जो संगति का जो आयोजन हुआ था स्थल कहाँ था? राजगिरी यानी सप्तवर्षिणी गुफा। द्वितीय हुआ था वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र में। प्रथम संगति के जो शासक थे अजातशत्रु थे, द्वितीय संगति के शासक कालाशोक और तृतीय के अशोक और चतुर्थ के कनिष्क। प्रथम के जो अध्यक्ष थे महाकाश्यप, तृतीय के सबकामी, दूसरे के सबकामी और तृतीय के मोगलीपुत्र और एक चतुर्थ थे। ठीक है, कनिष्क के कुछ थे, ठीक है, उसका याद नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए अगला, प्रमुख कार्य कौन किए थे? प्रथम संगति में जो कार्य किए थे, बुद्ध के उपदेश को सूत पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया था। यानी द्वितीय संगति में क्या हुआ था? मतभेद की उपस्थिति में बौद्ध धर्म 2 भागों में अष्टावीर एवं महासंगिका में विभक्त हुआ। और तृतीय संगति में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था और संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का पालन किया था। 3 पिटक होता है ना, सूत पिटक है ना, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। गुफाओं का निर्माण आजीविक संप्रदाय के अनुयायी और बौद्ध धर्म भिक्षुओं के निवास के लिए कराया जाता था। बराबर की पहाड़ियाँ में अशोक ने अपने राज्याभिषेक 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीविक भिक्षुओं के दान में दी थी। गुप्त काल में मूर्तिकला के नमूने बिहार के रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, वैशाली और पटना से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में ही विश्व प्रसिद्ध विद्या केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त यानी गोविंद गुप्त
के द्वारा किया गया था। बिहार में स्थापित पाल काल की अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से ही प्रभावित हैं। पाल काल की मूर्तियाँ का निर्माण काले व साल्ट पत्थरों से किया गया है, जो संथाल, फरगना और मुंगेर की पहाड़ियाँ में लाए गए थे। बिहार में पाल शासकों द्वारा निर्मित स्थापत्य कला के साक्ष्य उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला महावीर है। उदंतपुरी के अवशेष सुरक्षित नहीं है। भागलपुर जिले के अंतिमचक में नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। बिहार की चित्रकला पटना कलम शैली, मधुबनी कला शैली, मंजूषा शैली, सांझी कला शैली और थंका शैली के रूप में प्राप्त हुई है। पटना कलम शैली में बनी चित्रकला लघु चित्र की श्रेणी में आती हुई अधिकृत कागज तथा कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाए गए हैं। पटना कलम शैली के मुख्य चित्रकार सेवक राम हुलास, लाल जयराम दास, शिवदयाल और लाल और ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। पटना कलम शैली में बनाए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र और उसके चित्रकार जैसे गांधी चित्र महादेव लाल बनाए थे। मुस्लिम निकाह का चित्र कौन बनाए थे? शिवलाल। बेगम की शराबखोरी के चित्र यमुना प्रसाद। रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र माधवलाल। पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। पुरुषों की मधुबनी चित्रकला शैली बिहार की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति शैली है। मधुबनी चित्रकला शैली का विकास और प्रसार संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र के होने के कारण मिथिला चित्रकला शैली भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला शैली के चित्र दो प्रकार होती है, भित्ति चित्र और अरिपन। भित्ति चित्र के निम्नलिखित 3 रूप हैं: गोसानी घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट और कोहबर घर के कोडिया की सजावट। मधुबनी चित्रकला के महान चित्रकारों में रशीद यानी मधुबनी की गंगा देवी प्रसिद्ध है। प्रमुख महिला चित्रकार सिया देशी, कौशल्या देवी, भगवती देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी, शांति देवी, नीलू यादव, मैना देवी, हीरा देवी इत्यादि। प्रमुख पुरुष चित्रकार कौन थे? लाला बाबा इत्यादि। मधुबनी चित्रकला के प्रमुख केंद्र मधुबनी, भवानीपुर, रैयाम, सिमरी, लहेरियासराय, जितवारपुर इत्यादि। जापान के लोकामाची सिटी में मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय बनाया गया है। मधुबनी चित्रकला की महिला चित्रकला शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। मंजूषा चित्र शैली का विकास भागलपुर के क्षेत्रों में हुआ है। मंजूषा शैली के पात्र का सिर्फ वाया भाग ही चित्रित किया जाता है। बिहार में संगति का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, इसे बोलते हैं प्राचीन युग। मुगल के पतन के बाद पटना में ख्याल और ठुमरी गायन शैली को विशेष लोकप्रियता मिली। ठुमरी गायन शैली के अतिरिक्त गजल, दादरा, कजरी और चैती गायन की लोकप्रिय शैली थी। इन गायनों में रोशन आरा बेगम, इमाम बांदी और रामदासी के नाम प्रमुख हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में बिहार में नचारी, लगनी, चैता, पूर्वी और फाग रागों का प्रमुख स्थान है। नचारी और लगनी राग के गीतों का श्रेय कवि विद्यापति को जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर फाग राग के गीत गाने का विशेष प्रचलन है। फाग राग के गीतों की रचना का श्रेय बेतिया के जमींदार नवल किशोर सिंह को है। पूर्वी राग के गीतों का उदय बिहार के सारण जिले में हुआ। बिहार के लोक नृत्य परंपरा की 3 मुख्य धाराएँ हैं। उत्तरी बिहार में विदेश क्षेत्र में नृत्य रामलीला नाच, भगत नाच, पूजा आरती नाच इत्यादि। दूसरा है आदिवासियों के लोक नृत्य जैसे जादूर, कर्मा इत्यादि। एक ऐसी शैली है जिसमें गायन और नृत्य का उपयोग साथ साथ होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसका नेक्स्ट करवाऊँगा। धन्यवाद।